क्या उत्तराखंड में मोदी मैजिक खत्म हो गया है? क्या भाजपा एंटी इनकम्बेंसी की वजह से 2027 का चुनाव हार रही है? या कांग्रेस एक बार फिर भाजपा को उत्तराखंड जीत की थाली में परोस कर दे रही है? 2027 का विधानसभा चुनाव यूकेडी को मजबूत करेगा या ये उसका आखिरी चुनाव होगा? आज की वीडियो में बात करेंगे राजनीतिक पार्टियों की स्थिति की, उत्तराखंड के वोटरों की स्थिति की, और आखिर में जानेंगे अगर आज के दिन चुनाव होता है तो कौन सरकार बना रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और पॉलिटिकल हुल्लड़ के आज के एपिसोड में जानते हैं उत्तराखंड की आज की राजनीतिक स्थिति का पूरा सच। आप देखते होंगे पिछले 10-12 सालों से एक शब्द बहुत चलता है, मोदी मैजिक। अगर आपको लगता है कि ये मोदी मैजिक शब्द भाजपा का बनाया है तो आप गलत हैं। ये शब्द भारत की राजनीति में लाया हमारा मीडिया। जब नरेंद्र मोदी 2 टर्म पूरी करने के बाद लगातार तीसरी बार भी गुजरात चुनाव जीते तो इस जीत का श्रेय दिया गया मोदी मैजिक को। 2013 के बाद ही राष्ट्रीय मीडिया ने मोदी मैजिक की एक कहानी गढ़ी। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि बड़े राष्ट्रीय मीडिया संस्थान 2014 के चुनाव से मोदी मैजिक वाली हेडिंग छाप रहे हैं। आज के समय नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े आलोचक माने जाने वाले न्यूज लॉन्ड्री में भी 2013 में एक आलोचनात्मक लेख छपा था जिसकी हेडिंग में भी मोदी मैजिक शब्द था। 2014 के बाद हिंदी मीडिया ने मोदी मैजिक को बदलकर मोदी लहर नाम से चलाया और तब से ये एक लहर के रूप में ही चल रहा है। अब अगर आप पूछेंगे कि इस मोदी मैजिक या मोदी लहर का मतलब क्या है, तो सीधे साफ शब्दों में इसका मतलब है कि भाजपा की हर जीत का कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। फिर वो पंचायत का चुनाव हो या लोकसभा का, जीत है तो कारण नरेंद्र मोदी हैं। खैर, मोदी मैजिक को थोड़ा उत्तराखंड के उदाहरण से समझते हैं। उत्तराखंड में 2017 में विधानसभा चुनाव होते हैं। 2014 वाली लहर के बाद ये उत्तराखंड में पहले विधानसभा चुनाव है। 5 साल से शासन कर रही कांग्रेस पर एंटी इनकम्बेंसी का आरोप लगता है, लेकिन भाजपा 14 ऐसे लोगों को टिकट देती है जो कांग्रेस से आए थे। इनमें 12 प्रत्याशी चुनाव जीत भी जाते हैं। इस चुनाव में उत्तराखंड की जनता पर मोदी मैजिक के प्रभाव को आप पिथौरागढ़ के विधानसभा चुनाव से और बेहतर समझ सकते हैं। 2017 के चुनाव के समय यहाँ के विधायक मयूख मेहर थे। उनकी तैयारी को देखकर राजनीतिक गलियारों में खबर थी कि प्रकाश पंत 2017 का चुनाव पिथौरागढ़ से एक बार फिर हार रहे हैं। इसलिए उन्होंने पहले देहरादून की डोईवाला और बाद में नैनीताल की लाल कुआं विधानसभा सीट में राजनीतिक भूमि बनाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्हें पिथौरागढ़ से चुनाव लड़ना पड़ा और आखिर में पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई, जिसमें वो पहली बार कुमाऊनी में बोले। माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली ने पूरा चुनाव पलट दिया। अब सवाल आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कथित मैजिक उत्तराखंड में क्यों इतना इफेक्टिव है। इसका एक सीधा कारण है राज्य में सैन्य बहुल परिवारों का होना। राज्य की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसी न किसी तरह सैन्य पृष्ठभूमि से आता है। जिस राष्ट्रवादी भावना के प्रधानमंत्री वाहक हैं, उसे सैनिक परिवारों में तेजी से प्रचारित किया जा सकता है। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना इसी रणनीति का हिस्सा था, और एक विपक्षी पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा होने के बावजूद 5 साल के भीतर ही कर्नल साहब को राज्य मंत्री बनाना इसी रणनीति का एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। सैनिक परिवार के अलावा दूसरा फैक्टर उत्तराखंड में मौजूद सरकारी पेंशन वाले वोटरों की संख्या है। आप केंद्र सरकार के पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको ये पेंशनधारी भाजपा के हार्डकोर वोटर के तौर पर दिखेंगे। इसके अलावा तीसरा फैक्टर महिलाओं पर केंद्रित केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। चाहे गैस सिलेंडर से जुड़ी उज्ज्वला योजना हो या डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली अन्य योजनाएं, इनसे ग्रामीण महिलाओं के वोट बदले हैं। अब तक जिन महिलाओं का वोट घर के पुरुष वोट के साथ +1 के रूप में गिना दिया जाता था, वो स्थिति अब बदली हुई मानी जाती है। आज सरकार जो महिला वंदन बिल ला रही है, वो भी भाजपा की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यानी 2017 का पूरा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में डाल सकते हैं। अब अगर आपसे ये पूछेंगे कि जिस तरह पूरे देश में 2014 से 2026 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है, क्या उसका असर उत्तराखंड में भी दिखा? तो इसके लिए आपको 2022 का विधानसभा चुनाव देखना होगा। 2017 से 2022 के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी रहते हैं। यानी 5 साल में 3 मुख्यमंत्री, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत देश के सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्री बनते हैं। तीरथ सिंह रावत हंसी के पात्र के अलावा कुछ नहीं बन पाते, और पुष्कर सिंह धामी 2022 का अपना विधानसभा चुनाव ही हार जाते हैं। लेकिन 2022 में भी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव जीतने के 2 कारण बड़े साफ हैं। पहला, कांग्रेस पार्टी के भीतर टिकटों का गलत बंटवारा, और दूसरा, चुनाव के चंद रोज पहले हरीश रावत के मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले झूठे बयान का दुष्प्रचार। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राज्य में मोदी मैजिक की पकड़ कमजोर हुई है। यहां दिल्ली भाजपा ने
पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाकर स्पष्ट संदेश दिया कि उत्तराखंड में वही होगा जो दिल्ली चाहेगी। 2022 के बाद भाजपा ने एक काम बड़ी सफाई से राज्यों की राजनीति में शुरू किया है। वो है राज्यों की राजनीति से स्थानीय मुद्दों को गायब करना और उसकी जगह राष्ट्रीय मुद्दों को सक्रिय रखना। इसका प्रभाव आप इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, जिसमें उत्तराखंड की जनता ने 5 लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में डाल दी। राज्य की एक बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाली अग्निवीर योजना हो या अंकिता भंडारी केस में भाजपा नेताओं का साफ तौर पर नाम आने की घटना, कोई स्थानीय मुद्दा लोकसभा के चुनाव में नहीं उठा। पिछले लोकसभा चुनाव में हटाए गए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का हरिद्वार से जीतना और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री पद से हटाए गए अजय भट्ट का नैनीताल से जीतना केंद्रीय स्तर पर मोदी मैजिक के कायम रहने से ज्यादा उत्तराखंड की राजनीति से स्थानीय मुद्दों के गायब रहने के रूप में देखा गया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि भाजपा 2027 का चुनाव एंटी इनकम्बेंसी और मोदी मैजिक के खत्म होने की वजह से हार रही है? तो जवाब है नहीं। यहां आपको 2022 से 2026 तक उत्तराखंड की राजनीति में ताकतवर हुए पुष्कर सिंह धामी के मैनेजमेंट को उनका धुर विरोधी होते हुए भी मानना पड़ेगा। मीडिया मैनेजमेंट पर 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप हो या अंकिता भंडारी मामले में भाजपा के बड़े नेताओं के नाम आने का आरोप, पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाया में सब झेल गए हैं। पुष्कर सिंह धामी को पिछले 5 सालों में उतनी चुनौती विपक्ष ने नहीं दी है जितनी उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैलियों से स्पष्ट है कि भाजपा हाईकमान उन्हें 2027 की कमान सौंप चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस मैनेजमेंट में आपको कांग्रेस के विधायक भी अक्सर मैनेज ही नजर आते हैं। बीते 5 साल में धामी सरकार पर विपक्ष के नेता पुलिस के द्वारा पीटे जाने तक का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस एक भी बड़ा आंदोलन सड़क पर खड़ा नहीं कर पाई है। पिछले 5 सालों में इतने मुद्दे हुए, लेकिन कांग्रेस एक दिन राज्य बंद करने का आह्वान तक नहीं कर पाई है। एक उदाहरण से समझिए, कुमाऊं के 3 जिले अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की एक बड़ी आबादी पिछले 5 साल से कैंची के जाम और क्वारब के भूस्खलन से त्रस्त है। और जब हम जनता त्रस्त है कह रहे हैं, तो यकीन मानिए आप इन इलाकों में किसी भी दिन चले जाइए, न जाने कितनी दुख भरी कहानियां आपको मिल जाएंगी। पर क्या कांग्रेस इन मुद्दों पर अपने पीछे 1000 की संख्या की भीड़ भी जुटा पाई है? ऑफ कैमरा कांग्रेस नेता जनता के मुद्दों पर उसका साथ न देने का कारण 5 किलो सरकारी राशन और किसान निधि जैसी डायरेक्ट वोटर को प्रभावित करने वाली योजनाओं को मानते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी स्तर पर भी इसे समस्या मानती है, तो उसके लिए आगे चुनाव जीतना नामुमकिन होगा, क्योंकि भाजपा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार जैसी योजनाओं के रुपए डालने के सफल प्रयोग बिहार में कर चुकी है। इस सबके अलावा कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के नेता खुद है। इस साल भी कांग्रेस के हाल वही हैं जो 2022 में थे। कांग्रेस ने हरक सिंह रावत को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच अनुशासन के संबंध में कोई अच्छा संदेश नहीं दिया है। पार्टी अध्यक्ष गणेश गोदियाल में लीडरशिप की क्वालिटी तो खूब है, लेकिन हरीश रावत नाम की बाधा से वो कैसे पार पाएंगे, ये एक पहेली है। जब प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य दोनों के बेटे ही विधानसभा चुनाव की तैयारी में हैं, फिर कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा कैसे एक परिवार एक टिकट का वादा निभा पाएंगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात राजनीतिक पंडित स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि अगर आज के दिन चुनाव हो और कांग्रेस एकजुट होकर पूरी ताकत से लड़े, तो आज कांग्रेस चुनाव जीत रही है। अब सवाल आता है यूकेडी की स्थिति पर। पिछले 6 महीने में यूकेडी पिछले 5 सालों में सबसे मजबूत दिख रही है, खासकर पर्वतीय जिलों में। यूकेडी के नेता खुले मंच से पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा काशी सिंह एरी को बता रहे हैं। पार्टी पहले से अधिक अनुशासित और एकजुट भी दिख रही है और राज्य से जुड़े हर मुद्दे पर यूकेडी के कार्यकर्ता नजर भी आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में देखा जाए तो यूकेडी ने राज्य में कांग्रेस से बेहतर विरोध प्रदर्शन किए हैं, लेकिन जिस तरह से यूकेडी की पहाड़ फर्स्ट वाली नीति का मैदानी इलाकों में मुखर विरोध हो रहा है, उस ओर पार्टी को ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से लगातार पार्टी की विभाजनकारी क्षेत्रवादी पार्टी की इमेज बनाई जा रही है, उस ओर भी पार्टी को ध्यान देने की जरूरत है। पिछले 6 महीने में यूकेडी की पहली जीत तो यह तय हुई है कि उसने बॉबी पवार की लीडरशिप में नई क्षेत्रीय पार्टी का दावा करने वालों को हाशिए में कर दिया है। अगर आज यूकेडी अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर अपना संगठन मजबूत करती है और पूरे राज्य की बजाय मजबूत जनाधार वाली पहाड़ी सीटों पर ही चुनाव लड़ती है, तो 100% विधानसभा में यूकेडी के विधायक दिख रहे हैं। बाकी एक सच ये है कि भारत में आज बिना धन के चुनाव जीतना असंभव है, लेकिन एक सच ये भी है कि राजनीति एक लंबी रेस है और इतिहास गवाह है, लंबी रेस के घोड़ों पर दांव लगाने वालों की कभी कोई कमी नहीं रही है।